गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि यूपी बोर्ड का जो सिलेबस है, जो एनसीईआरटी स्तर का है, कक्षा 12वीं का, उसमें हमें फिजिक्स में, ठीक है, फिजिक्स में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अगर हम सिर्फ ये बता दें क्या नहीं पढ़ना है तो ये तय हो जाएगा कि क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या नहीं पढ़ना है। तो आप जानते हैं कि जो फिजिक्स है उसे दो भागों में हम बांट लेते हैं, दो किताबें लगते हैं आपकी, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड। और पार्ट फर्स्ट में हम 5 आपके टॉपिक लेके चलते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाया जाता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम शुरू में कूलॉम का नियम पढ़ा करते थे। तो चूंकि मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है, तो देखिए इसमें में क्या करना है कि एक चैप्टर पढ़ाया जाता है आपको गॉस का प्रमेय। ठीक है, पहले चैप्टर हूबहू जैसा था वैसा ही रहेगा। पहला जो चैप्टर हुआ करता था विद्युत आवेश और कूलॉम का नियम, तो वह बहुत ही अच्छे से वो सारी चीजें रहेंगी। लेकिन इसका जो सेकेंड पार्ट होता है, जिसे हम गॉस का प्रमेय के नाम से जानते थे, तो गॉस के प्रमेय में सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। एक टॉपिक हटाया गया है कि पतले गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पे 3 चीजें पढ़ाई जाती थी। एक पढ़ाया जाता था कि गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोलीय कोश के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और गोलीय कोश के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस टॉपिक को हटा दिया गया है। ठीक है, जबकि इसमें 3 चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट पहले हुआ करती थी, जो आज भी हैं और वही एग्जाम में पूछी भी जाती हैं। जैसे आपको पढ़ाया जाता था किसी समतल आवेशित चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, काफी इंपोर्टेंट है और आज भी बना हुआ है। ठीक है, तो आप बस इतना ध्यान रखिए कि गॉस के प्रमेय से एक चीज हटा दी गई है, वह है पतले गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जहां हम दोनों चीजें सीखेंगे, गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और गोलीय कोश के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस टॉपिक को हटा दिया गया। फिर इसी में जब हम इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, विद्युत धारा, जो इसका अगला खंड है, हम इसका अध्ययन करके याद रखिएगा, धारिता चैप्टर पढ़ाया जाता है, विद्युत धारिता, उस चैप्टर से कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। जबकि इलेक्ट्रिक करंट अगला जो इसका खंड पढ़ाया जाता है, विद्युत धारा, जहां पे आपको जो 2 चीजें हटाई गई हैं वो ये है कार्बन, देखिए ध्यान से, वहां पे चीज पढ़ाया जाता है कार्बन वॉल कोड, जहां प्रतिरोधों के बारे में हम अध्ययन किया करते थे, उस टॉपिक को हटा दिया गया है। साथ ही साथ प्रतिरोधों का संयोजन भी हटा दिया गया है। पहले हम प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ते थे, जहां पे हमें ये सिखाया जाता है कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, समांतर क्रम संयोजन क्या है, और फिर हम मिश्रित क्रम संयोजन का भी अध्ययन करते थे। उस टॉपिक को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। क्योंकि प्रतिरोधों का संयोजन तो हम हाई स्कूल में ही पढ़ लेते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन हम हाई स्कूल में पढ़ लेते हैं, लेकिन यहाँ हम ये देखेंगे इसे हटा दिया गया। ठीक है, तो ये चीजें हट गई हैं। बाद में आपका जो पार्ट 3 है, वहां पे जो चीजें हटाई गई हैं उसे समझिए। देखिए ध्यान से, जब आप विद्युत पढ़ेंगे यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब सिखाया जाता है, तो वहां पे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सीखते हैं, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हमें विद्युत द्विध्रुव सिखाया जाता है। और विद्युत द्विध्रुव में हम सीखते हैं कि विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन सेम टॉपिक, देखिए ध्यान से, यही टॉपिक जब हम क्या पढ़ेंगे भाई, चुंबकीय द्विध्रुव, अगर हम चुंबक के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो पढ़ते हैं, तो वहां पे एक टॉपिक आया करता था चुंबकीय द्विध्रुव की अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। याद रखिए, यूपी बोर्ड के सिलेबस में पहले ये होता था कि क्रमवार ये क्वेश्चन आते थे। एक साल आपका ये आ जाता था कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये विद्युत के लिए दे देता था, तो कभी दूसरे साल चुंबक का दे देता था। इस बार आपका क्या किया गया है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के संबंध में अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति था उसे तो रखा गया है, लेकिन जो चुंबकीय द्विध्रुव के लिए जो अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति समझाया जाता था, उसे सिलेबस से क्या कर दिया गया है, बाहर कर दिया गया है। ठीक है, दोनों हूबहू टॉपिक होते थे। ऐसा होता था कि टीचर क्या करते थे, टीचर करते ये थे कि जब विद्युत द्विध्रुव में अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति पढ़ा देते थे, तो बच्चों को बहुत ही आसानी से चुंबक पढ़ने में, जब हम चुंबकीय द्विध्रुव के लिए अक्षीय और निरक्षीय स्थिति का अध्ययन करते थे, तो बहुत आसान हो जाता था। ठीक है, यही कारण है कि दोनों बहुत मैच करके पढ़ाया जाता, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब इस सिलेबस को क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। अब हम ये नहीं सीखेंगे क्या कि चुंबकीय द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति व निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और भी चीजें हैं भाई, चुंबकीय बलाघूर्ण भी नहीं सीखना,
याद रखिए यही टॉपिक आपको विद्युत में पढ़ाया जाएगा, विद्युत बल आघूर्ण पढ़ाया जाएगा। यानी विद्युत द्विध्रुव के लिए अगर पढ़ाया जाएगा तो वहां आपको पढ़ाया जाएगा कि विद्युत के लिए, तो वहां पे आपको बल आघूर्ण सिखाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं सिखाया जाएगा, जिसका सूत्र आपको टाउ बराबर एम वी साइन थीटा पढ़ाया जाता था। बल आघूर्ण जब पढ़ाया जाता था तो इसका सूत्र होता था टाउ बराबर एम वी साइन थीटा, और ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एकदम यही चीज पढ़ाया जाता है विद्युत में, टाउ बराबर पी साइन थीटा, जहां पी आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है और लगभग यूपी बोर्ड में लगातार पूछता है। ठीक है, तो ये भी आपके सिलेबस में फिर है चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, तो चुंबकीय पदार्थ जब हम पहले पढ़ते थे तो वहां पे हम तीन चीजें सीखते थे, आपके अनुचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तीन टॉपिक ये काफी इंपॉर्टेंट होता था। इसमें से कोई या तो लौह चुंबकीय पदार्थ ज्यादा पूछा जाता था या कभी कभी अनुचुंबकीय पदार्थ भी पूछ लिया जाता था। अब देखिए अब उसको सिलेबस से क्या कर दिया गया है बाहर, यहाँ पे उसकी और चीज दे दिया है कि विद्युत चुंबक। ठीक है, आपको पता है कि जो प्रकृति में हमें चुंबक प्राप्त होता है वह काफी क्या होता है, कम क्षमता का होता है, लेकिन बाद में हमें आवश्यकता हुई अधिक और उच्च क्षमता वाले चुंबक की, तो हमने किसका निर्माण किया था, विद्युत चुंबक का। ठीक है, और विद्युत चुंबक यहाँ पे जो टॉपिक हटाया गया वो ये है कि विद्युत चुंबक व इनकी तीव्रताओं को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि कैसे इनकी क्षमता को हम घटा सकते हैं, ये पढ़ाया जाता था पहले। ठीक है, अब इसको भी सिलेबस से क्या कर दिया, हटा दिया। जो चौथा पार्ट आपको पढ़ाया जाता है, यानी पार्ट फर्स्ट में जो चौथा खंड पढ़ाया जाता है वह है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या पढ़ाया जाता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण व प्रत्यावर्ती धारा। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है ये चैप्टर, और आपको पता होगा पहले से भी कि लगभग इससे कम से कम 5 नंबर की क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, इसका अध्ययन काफी जरूरी होता है। उससे भी दो टॉपिक हटा दिया है, एक शक्ति गुणांक और दूसरा वाटहीन धारा। क्या हटाया है, शक्ति गुणांक और वाटहीन धारा। ठीक है, उसके बाद इसका जो पार्ट 5 है वह है विस्थापन धारा की आवश्यकता को भी हटा दिया है। क्या हटाया है, विस्थापन धारा की आवश्यकता, यानी हम इस टॉपिक को भी नहीं पढ़ेंगे। तो ये तो पार्ट फर्स्ट है, इससे बहुत कम चीजें हटाया है। लेकिन जो दूसरी किताब आती है सेकेंड पेपर, उसमें जो हम खंड पढ़ते हैं, पहले आपको ऑप्टिक्स पढ़ाया जाता है, फिर आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है, जिससे आप न्यूक्लियर फिजिक्स भी कह सकते हैं। तो न्यूक्लियर फिजिक्स और फिर हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हैं, 3 खंड पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले प्रकाशिकी में क्या क्या हटाया, देखिए हम पढ़ेंगे परावर्तन को ही हटा दिया है। किसको हटाया, परावर्तन को। जैसे ये सिलेबस जो परावर्तन का होता है, इसे हाई स्कूल में आप लोगों को पढ़ाया जाता है। आपको याद होगा कि हाई स्कूल में आपको दर्पण पढ़ाया गया था, फिर आपको प्रकाशिक माध्यम पढ़ाया जाता है, प्रकाशिक किरणें पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं भाई, वहां से परावर्तन का अध्ययन करते हैं। परावर्तन के संदर्भ में अब जो नियम आ जाते हैं, जैसे नियमों का जो फोकस दूरी के लिए जो सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v + 1/u, इन सबको क्या कर दिया है, बाहर कर दिया है। परिकिरण भी हमें नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ेंगे, परिकिरण। और परिकिरण से जुड़ी जो उदाहरण सिखाए जाते थे, जैसे आकाश का नीला दिखाई देना वगैरह, ये सारी चीजें भी क्या कर दी गई, हटा दी गई। इसी खंड में एक चीज पढ़ाया जाता था आपको, प्रकाशिक यंत्र तथा सूक्ष्मदर्शी। क्या पढ़ाया जाता था, प्रकाशिक यंत्र तथा सूक्ष्मदर्शी। उस टॉपिक में सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी दोनों का अध्ययन तो हम करेंगे। वहां का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता था इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, उसका भी अध्ययन करेंगे। लेकिन हटाए क्या है, सूक्ष्मदर्शी व दूरदर्शी की विभेदन क्षमता, यानी इन टॉपिक का हम अध्ययन नहीं करेंगे। अब आगे आपका द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैतीय प्रकृति, जिसे आप न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं। तो यहाँ देखिए ये जो टॉपिक था, ये जो चैप्टर था, उसमें से हटाया क्या है, डेविसन व जर्मर का प्रयोग। डेविसन और जर्मर का प्रयोग, याद रखिए इसे हटाया नहीं है, बल्कि ये कहा है कि हमें सिर्फ इस तथ्य को रखना है कि डेविसन और जर्मर ने क्या बताया था, लेकिन हम इसका सैद्धांतिक यानी प्रायोगिक विवरण नहीं पढ़ेंगे। नहीं तो पहले प्रायोगिक विवरण पढ़ाना पड़ता था और वो बहुत बड़ा हो जाता था। ठीक है, इसमें हम सीखते क्या है, डेविसन और जर्मर ने सबसे पहले ये हमें बताया कि जो द्रव्य के जो कण होते हैं, जब इन्हें भी उच्च वेग से फेंका जाता है तो ये तरंगों की भांति व्यवहार करते हैं। इन्हीं के सिद्धांत पे इलेक्ट्रॉन गन का निर्माण हुआ था। किसका निर्माण हुआ था, इलेक्ट्रॉन गन का, जिसकी सहायता से हम एक्स किरणें आसानी से उत्पन्न कर सकते हैं। अब आपका टॉपिक आता है न्यूक्लियर फिजिक्स में, यानी यहाँ पे जो हम अगला चैप्टर पढ़ते हैं परमाणु और नाभिक। तो परमाणु और नाभिक से
पूरा रेडियो धर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी जिसे हम कहते हैं उस टॉपिक को हटा दिया गया है। तो देखिए रेडियो धर्मिता बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे हम सीखते थे कि रेडियो धर्मिता क्या है। रेडियो एक्टिविता के बारे में सबसे पहले किन्होंने बताया था, रेडियो एक्टिव क्षय क्या होता है, ठीक है। तो इन सब चीजों का अध्ययन किया जाता था। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हुआ करता था जिसे हम कहते हैं रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम। क्या आता था? रदरफोर्ड और सोडी का नियम। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता था। इससे भी सिलेबस से क्या कर दिया गया है? बाहर। यानी समझ जाइए कि यहाँ अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण और इनके गुणों का भी अध्ययन किया जाता था। इस पूरे टॉपिक को ही हटा दिया है, यानी हमें रेडियोएक्टिविटी पढ़ना ही नहीं है। फिर आपका आता है बंधन ऊर्जा। देखिए बंधन ऊर्जा भी बहुत जरूरी था, लेकिन बंधन ऊर्जा हटा दिया और प्लस प्रति न्यूक्लियन तथा द्रव्यमान संख्या का इसके साथ में परिवर्तन। तो देखिए ध्यान से, टॉपिक हमें सिखाया जाता था जब हम बंधन ऊर्जा पढ़ते थे, तो वहां पे टॉपिक जो हमें सिखाया जाता था, हम ग्राफिकल एनालिसिस करके हम ये जानते थे कि कौन से तत्व अस्थायी होते हैं और कौन से तत्व अस्थायी नहीं होते हैं। क्योंकि जब आपको रेडियो धर्मिता पढ़ाया जाता है तो वहां ये सिखाया जाता है कि जितने भी रेडियोएक्टिव पदार्थ होते हैं उनका स्वतः क्षय होता रहता है और ये तब तक होगा जब तक ये अस्थायी अवस्था में न पहुंच जाए। इस चीज को अच्छे से समझने के लिए हमें इसका ग्राफिकल एनालिसिस आना बहुत जरूरी था, लेकिन अब इससे भी क्या कर दिया गया है? सिलेबस से हटा दिया गया है। रही बात अब मॉडर्न फिजिक्स की, तो मॉडर्न फिजिक्स में हम क्या नहीं पढ़ेंगे? जेनर डायोड। और याद रखिए पहले ये मोस्ट इंपोर्टेंट हुआ करता था, जेनर डायोड, और फिर वोल्टेज नियंत्रक के रूप में जेनर डायोड का प्रयोग। इस टॉपिक को भी क्या कर दिया है? हटा दिया है। तो कुल मिला के आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि सिलेबस से बहुत सारी चीजें कम नहीं किया है, थोड़ा ही कम किया है। अब आपको लगन के साथ पढ़ाई से जुड़ जाना है, ठीक है। आज के बाद से आपको हमेशा वीडियो मिलते रहेंगे और फिर आप उस अध्ययन को जारी रखिएगा, ठीक है। जितना अधिक मेहनत करेंगे, क्योंकि दो चीज आप देख रहे हैं, एक तो हम महामारी से होकर गुजर रहे हैं और इस महामारी के समय में थोड़ा सा हम लोग भी क्या हो गए हैं? आलसी हो गए हैं। क्योंकि शुरू में हम लोग क्या किए, इतना ज्यादा छुट्टियों का आनंद ले चुके हैं कि अब पढ़ने बैठने का भी आपका मन नहीं कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन अब आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना होगा कि हम पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि भाई एग्जाम होना तय है, एग्जाम होना तय है। और आपको पता है कि भाई अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो भाई एग्जाम में बैठने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए सबसे ज्यादा हमें मेहनत करना है। जो भी वीडियो हम आपको देंगे उसके साथ आप उसका PDF भी आपको मिल जाएगा, यानी आप नोट्स भी तैयार करेंगे।